गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया हुआ है और आई होप ये आज का लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर के अंदर हमने एक्सेस डिमांड को किया है और डिफिशिएंट डिमांड क्या है उसको कवर किया है। आज हम करने जा रहे हैं कि अगर इकोनॉमी में इसी तरह अगर एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है या डिफिशिएंट डिमांड क्रिएट होती है तो उसको कैसे हमें कंट्रोल करना है। तो वो कंट्रोल कैसे किया जाएगा, वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको कंट्रोल किया जाएगा। इकोनॉमी में कुछ ऐसी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट बनाती है जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली डिमांड कम है तो वो भी कंट्रोल में हो जाएगी, अगर डिमांड बढ़ी हुई है तो वो भी कंट्रोल में हो जाएगी। तो इसको मेजर करने के लिए दो पॉलिसीज बनाती है सरकार। कैसे बनाती है, एक तो फिस्कल पॉलिसी होती है, सेकंड होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्या मतलब होता है फिस्कल पॉलिसी का? इट रेफर्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक ऐसी रेवेन्यू या फिर एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, ठीक है, गवर्नमेंट की। रेवेन्यू मतलब जितनी इनकम्स गवर्नमेंट को आ रही हैं और जितने खर्चे गवर्नमेंट कर रही है उसके लिए एक पॉलिसी जो है वो डिसाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज कॉल्ड द फिस्कल पॉलिसी। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बजटरी पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट को इसी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बेस के ऊपर क्या बनाना पड़ता है, एक बजट बनाना पड़ता है हर साल। उसी को हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। तो कुछ कंपोनेंट्स हैं, पहले हम करेंगे फिस्कल पॉलिसी को। तो फिस्कल पॉलिसी में पहला हम करने वाले हैं कि ऐसे किस किस तरीके से जो है पॉलिसी को बना के कौन से कंपोनेंट को बढ़ा के या कम करके गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सेस और डिफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करती है। पहला हम लिखेंगे, इसमें कंपोनेंट आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ किए जाते हैं? तो गवर्नमेंट के खर्चे जो होते हैं नॉर्मली बहुत सारी जगह के ऊपर वो खर्चा करता है अपना। कुछ कंजम्पशन के ऊपर खर्चा होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के। तो वो सारे के सारे खर्चे अगर गवर्नमेंट अगर हमारे बढ़ा देती है, कम कर देती है, उससे हमारी डिमांड जो है कंट्रोल हो जाती है। पहले हम नॉर्मली देखते हैं कि खर्चा किस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का खर्चा आता है। जैसे कि उसने गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर खर्चा किया है, रोड्स बना दी इकोनॉमी के अंदर जहाँ पे ज़रूरत थी, डैम्स बना दिए, ब्रिज बना दिए, तो यहाँ पे भी खर्चा गवर्नमेंट का होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ पे होते हैं, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर उसने खर्चा कर दिया, हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया, तो ये सारे भी गवर्नमेंट खर्चे कहलाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के खर्चे जैसे कि डिफेंस ऑफ द पब्लिक, लोगों की हेल्प के लिए, डिफेंस ऑफ द कंट्री, तो उसकी लोगों की हेल्प के लिए जो खर्चे उसको करने पड़ते हैं डिफेंस के लिए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो एंड एक्सपेंडिचर अगर हम देखें कि गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको सब्सिडीज देती है सरकार हर साल। तो उन सब्सिडीज के बेस के ऊपर वो अपना प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा कर लेते हैं या अपना मैन्युफैक्चरिंग फील्ड चलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोड्यूसर्स को मिलने वाले जो है सब्सिडीज। तो ये सारे जो है खर्चे क्या, कौन से खर्चे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले एक्सपेंडिचर। अब बात ये आती है कि इन्हीं खर्चों को या तो वो कम करेगी या बढ़ाएगी, किस चीज के लिए, जो डिमांड हमारी चेंज है उसके लिए। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, ठीक है, राइट, अगर डिमांड हमारे पास ज्यादा है, हर चीज की लोग डिमांड कर रहे हैं, तो उस टाइम गवर्नमेंट कैसे आगे आएगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देगी, अपने खर्चों को कम करेगी, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था कि जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो भी एडी का एक कंपोनेंट है, C+I+G+ नेट एक्सपोर्ट। अगर इकोनॉमी में हम लोगों को नहीं बोल सकते हैं कि खर्चे कम करो, डिमांड कम करो, तो गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ता है ताकि एडी को डिक्लाइन किया जाए। तो वो जो कंपोनेंट C+I+G और नेट एक्सपोर्ट है उसमें से G को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, G मीन्स गवर्नमेंट के खर्चे। तो गवर्नमेंट अगर अपने खर्चों को रिड्यूस कर देगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो एडी बढ़ी हुई है वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। जैसे ही गवर्नमेंट ने खर्चों को डिक्लाइन किया एडी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड वाले केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने खर्चों को रिड्यूस कर देगी। और इसी तरह से अगर हमारे पास डिफिशिएंट डिमांड है तो डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या होता है, यानी कि एडी अगर हमारे पास बढ़ी हुई है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर एडी हमारी एक्सेस डिमांड का मतलब एडी बढ़ी हुई थी, तो जब बढ़ी हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के खर्चों को कम करना ताकि एडी कम हो जाए। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या है, अगर एडी हमारी डिक्लाइन हो रखी है तो हमें क्या करना है, उसको बढ़ाना है, एडी
कम है, तो गवर्नमेंट के खर्चों को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइज करेगी, यहाँ पे और ज़्यादा खर्चे करेगी, और ज़्यादा वो एजुकेशन के ऊपर खर्चा करेगी और हेल्थ के ऊपर खर्चा करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ेंगे साथ साथ एडी भी क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। तो ये क्या होगी, इकॉनमी हमारी बैलेंस में आ जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट करती है अपनी एडी को देख के कि एडी डाउन है या एडी अप जा रही है, उनको कंट्रोल करने के लिए। सो राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्ट एज इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। अगर खर्चे जो है गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारा जो सर्कुलर फ्लो है, हमने रीड किया था चैप्टर फर्स्ट के अंदर या फिर सेकेंड के अंदर, कि सर्कुलर फ्लो में हमारा जो इंजेक्शन पोर्शन है, यानी कि इंजेक्शन जब हम करते हैं, इंजेक्शन का मतलब होता है ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना, ज़्यादा खर्चे करना। तो अगर हमारा खर्चे बढ़ जाएंगे तो इंजेक्शन हो जाएगा इकॉनमी के अंदर। ठीक है, और अगर इसके ऑपोजिट चले कि अगर इकॉनमी के अंदर, तो अगर गवर्नमेंट के खर्चे कम करें हम, तो इससे क्या होगा कि सर्कुलर फ्लो जो हमारा है इकॉनमी का, उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं, विड्रॉल्स देखते हैं। ठीक है, विड्रॉल्स का मतलब होता है कि पैसे खर्च नहीं करना, इन्वेस्टमेंट ना होना, यानी कि सेविंग ज़्यादा होना। तो उसके सर्कुलर फ्लो में विड्रॉल का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा अगर हम कट इन रिडक्शन करेंगे हमारे खर्चों के ऊपर। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। तो इसी से इकॉनमी का हमारा क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। अगर ज़्यादा इंजेक्शंस है तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा डिफ्लेशन खत्म हो जाएगा। अगर विड्रॉल ज़्यादा है तो इससे इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन हमने पहले रीड कर चुके हैं चैप्टर फर्स्ट के अंदर, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे विड्रॉल और इंजेक्शन के ऊपर। तो ये टॉपिक है पहला, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सेकेंड पॉइंट आता है जैसे कि फिजिकल पॉलिसी का, सेकेंड है टैक्स। तो टैक्स के अकॉर्डिंगली भी गवर्नमेंट क्या करती है, इन दोनों चीज़ों को खत्म करती है, एक्सेस डिमांड को भी, डेफिशिएंट डिमांड को भी। तो टैक्स के बेस के ऊपर अगर टैक्स जो है गवर्नमेंट बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, तो लोगों के पास जो एक्सेस में पैसा है, जो ज़्यादा इनकम डिस्पोज कर रहे थे मार्केट के अंदर, तो वो जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पैसा किस में चला गया, उससे सरकार की टैक्स पे करने में ही निकल जाता है लोगों का। तो वो उनके पास डिस्पोज करने वाली इनकम, यानी कि यूज़ करने वाली इनकम जो है वो कम हो जाती है। तो जब वो इनकम उनके पास कम है तो वो डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि इनका पैसा कहाँ चला गया, टैक्स में चला गया। जब डिमांड कम होगी तो इसीलिए जो एक्सेस डिमांड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कंट्रोल। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड चल रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स कम कर देगी। अगर टैक्स कम करेगी तो लोगों को यूज करने के लिए इनकम क्या मिल जाएगी, ज्यादा हो जाएगी उनके पास, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो लोगों को खर्च करने के लिए इनकम ज्यादा बच जाएगी, क्योंकि वो टैक्स कम पे कर रहे हैं, तो इसीलिए वो डिमांड ज्यादा कर सकते हैं। तो इसीलिए अब तक जो डेफिशिएंट डिमांड थी, कम थी, अब वो भी क्या हो जाएगी, कंट्रोल, यानी कि सही हो जाएगा, क्योंकि वो डिमांड जो है लोग अब ज्यादा करना शुरू कर देंगे जो कि कम थी। ठीक है, तो इस टैक्स के थ्रू भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स का फायदा उठा के टैक्स को कम या ज्यादा करके भी इकोनॉमी को सेट कर सकती है, स्टेबल कर सकती है। आगे आता है पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक से उधार लेती है, इसको हम पब्लिक डेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो सिचुएशंस होती हैं, कई बार होता है एक्सेस डिमांड और कई बार होता है हमारे पास इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, अगर तो हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड है तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिशिएंट डिमांड के केस में जो सिचुएशन अगर डेफिशिएंट डिमांड की है तो गवर्नमेंट रिड्यूस द बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक। तो उस टाइम जो है वो पब्लिक से उधार नहीं लेगी, तो हम करेंगे लेस डेट जो है वो क्रिएट करेगी। ठीक है, लोगों से उधार नहीं लेगी, क्योंकि लोगों के पास क्या है, डेफिशिएंट डिमांड है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो लोगों से अगर पैसा हम कम लेंगे तो उनके पास जो है लिक्विडिटी ज्यादा बच जाएगी लोगों के पास अपना खुद का खर्चा करने के लिए। अगर गवर्नमेंट को उन्होंने पैसा नहीं देना है उधार के तौर पे, तो खुद के पास काफी पैसा रह जाएगा, लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। सो उससे क्या होगा, वो ज्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे, मार्केट में डिमांड ज्यादा करेंगे। तो इसीलिए जो हमारा डेफिशिएंट डिमांड था वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा गवर्नमेंट के एक स्टेप करने से। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ये स्टेप करती है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को पता है कि लोग जो है ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, एक्सेस डिमांड है मार्केट के अंदर, तो गवर्नमेंट पब्लिक से जो है वो डेट ज्यादा लेना शुरू कर देगी, पब्लिक से बोरो ज्यादा करेगी, क्योंकि अगर लोगों से ज्यादा उधार लेगी तो लोगों के पास इनकम क्या हो जाएगी, थोड़ा सा कम रह जाएगी, क्योंकि ज्यादातर उसने किसको दे दिया, पब्लिक को, यानी
सरकार को दे दे, गवर्नमेंट को दे दे उधार के तौर पे पैसा, तो आम लोगों के पास इनकम क्या रहेगी, कम। अगर इनकम कम है तो वो डिमांड भी कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब सभी जो है लोग डिमांड कम करना शुरू करेंगे तो जो एक्सेस डिमांड अभी कर रहे थे वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल। तो इसी तरीके से इस मेथड के थ्रू भी गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ा सा कंट्रोल करती है डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड को। और फिजिकल पॉलिसी का लास्ट कंपोनेंट है यहाँ पे बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। अगर आरबीआई से भी गवर्नमेंट उधार लेती है, ठीक है, तो उसको भी सेट करती है दोनों केसेस के अंदर, डेफिशिएंट और केस में भी, एक्सेस डिमांड के केस में भी। अगर यहाँ पे हमारे पास है कि हमने यहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करना है तो हायर बोरोइंग की जाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा आरबीआई से उधार लेगी, बोरो ज़्यादा करेगी। इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी लिक्विडिटी, तो धीरे धीरे जो डेफिशिएंट डिमांड है वो कंट्रोल हो जाएगा। इसके ऑपोजिट क्या होता है कि अगर एक्सेस डिमांड है तो उस केस में वो क्या करेगी, बोरोइंग को रिड्यूस कर देगी। तो आरबीआई से बोरो कम किया जाएगा पैसा। अगर यहाँ पे बोरो कम किया जाएगा तो उस केस में क्या होगा, अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी जो हो जाएगी मार्केट में, वो लिक्विडिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अगर बोरो ज्यादा करेंगे तो लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी मार्केट में, और डिमांड जो है ऑटोमेटिकली, लोगों के पास पैसा आ गया, लिक्विडिटी बढ़ गई तो डेफिशिएंट डिमांड खत्म हो जाएगी। अगर रिड्यूस करेंगे बोरो पैसा ज्यादा, ठीक है, तो अगर ज्यादा बोरो करेंगे तो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट अगर ज्यादा रिड्यूस करती है तो अगर कम रिड्यूस करेगी तो इकोनॉमी में पैसा भी कम लगाएगी, अगर पैसा कम लगेगा तो लोगों के पास लिक्विडिटी भी कम होगी। अगर मार्केट में पैसा ही कम पहुंचा तो क्या होगा, जो एक्सेस डिमांड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा जो है वो लिक्विडिटी कम पहुंची है, ठीक है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट है हमने किए हैं जो कि फिजिकल पॉलिसी के थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मॉनेटरी मेजर्स। कुछ ऐसी पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट मॉनेटरी मेजर्स कहलाते हैं, जो वो गवर्नमेंट के, तो उसके थ्रू भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एक्सेस या फिर डेफिशिएंट डिमांड को। पहला पॉइंट आता है बैंक रेट। ये बेटे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि बैंकिंग के चैप्टर से हैं बट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं थे, तो हमने फंक्शंस सिर्फ आरबीआई के वहां तक करके उस चैप्टर को स्किप किया था। तो ये कुछ आगे पॉइंट्स हैं जो इसी चैप्टर में हमारे पास डिस्कस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे कि बैंक रेट का मतलब क्या है, अगर हमें मतलब समझ आएगा तभी हम उसके मेजरमेंट को इसको करेंगे, मेजर कर सकते हैं इसमें आगे। तो जैसे बैंक रेट या फिर रेपो रेट, क्या मतलब होता है बैंक रेट या रेपो रेट का। जैसे कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को जो है पैसा उधार देती है और उसके बदले में जो रेट वो चार्ज करती है, इंटरेस्ट जो चार्ज करती है, उसी को बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें 2 डिमांड्स है हमारे पास, एक्सेस डिमांड है या फिर डेफिशिएंट डिमांड है, उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी या आरबीआई क्या करेगी, इस रेशो को बढ़ाएगी या कम करेगी, वो देखते हैं अभी। सो बेटे बैंक रेट का मतलब आपको समझ आ गया कि जब कमर्शियल बैंक को लोन दिया जाता है आरबीआई की तरफ से तो आरबीआई क्या करता है, उसे रेट चार्ज करता है इंटरेस्ट के तौर पे, दैट इज कॉल्ड द बैंक रेट या फिर रेपो रेट। और रेपो रेट के अकॉर्डिंगली ही क्या करता है, कमर्शियल बैंक भी अपने रेट्स डिसाइड करता है। कमर्शियल बैंक ने आम पब्लिक को जब लोन देना होता है तो उसके बिहाफ के ऊपर जो इंटरेस्ट वो चार्ज करता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। तो वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक रेट के अकॉर्डिंगली ही वो भी अपना डिसाइड कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्सेस डिमांड हो रही है तो बैंक क्या करता है, आरबीआई अपना बैंक रेट बढ़ा देता है। तो इट मीन्स कमर्शियल बैंक को लोन लेना महंगा पड़ रहा है, तो वो आने वाले टाइम के अंदर जब पब्लिक को लोन देगा तो उसके लिए वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, ठीक है। तो लोगों को भी अब इंटरेस्ट यानी कि लोन लेना महंगा पड़ता है कमर्शियल बैंक से, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया और बैंक रेट भी बढ़ गया, तो इट मीन्स क्या हो गया कि जो लो पब्लिक जो है वो कमर्शियल बैंक से लोन ले रहे थे, अब वो कम कर देंगे लोन लेना। जब लोन लेना कम कर देंगे तो उनके पास लिक्विडिटी कम होगी, पैसा कम होगा खर्च करने के लिए, तो खर्च ही नहीं करेंगे, डिमांड ही कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो एक्सेस डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। इसके ऑपोजिट का कंसेप्ट बेटे आप ऑटोमेटिकली समझते जाना कि डेफिशिएंट डिमांड वाले केस में भी क्या होगा कि हम बैंक रेट इंक्रीज कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, बैंक रेट गवर्नमेंट कम कर देगी, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक फटाफट जो है वो आरबीआई से लोन लेना शुरू कर देंगे क्योंकि रेट कम है। इसी तरह से जब ये बैंक रेट कम हुआ तो सेम इंटरेस्ट रेट भी जो है कमर्शियल बैंक कम कर देंगे आम लोगों के लिए भी, तो बहुत सारे लोग फटाफट जो है लोन लेने के आएंगे कमर्शियल बैंक से। जब लोग हर एक पर्सन सोचेगा कि ठीक है लोन ले लेते हैं, तो लोगों के पास लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है हाथों में, तो अगर उनके पास पैसा ज्यादा आ गया तो लोग क्या करेंगे, डिमांडिंग हो जाएंगे, डिमांड बढ़ा देंगे, तो डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। आप उस तरीके से सेकंड कंसेप्ट को ऑटोमेटिकली लेते जाना, ठीक है। हम यहाँ पे ले रहे हैं एक कंसेप्ट, एक्सेस डिमांड का केस ले लेते हैं हर एक कॉन्सेप्ट में। तो सेकंड आता है रिवर्स रेपो रेट।
रिवर्स रेपो रेट क्या होता है बेटे, जैसे कि रेपो रेट का मतलब होता है कि कमर्शियल बैंक जब लोन लेता है तो उसको पेमेंट करनी पड़ती है इंटरेस्ट की आरबीआई को। अब इसके ऑपोजिट चलते हैं, कई बार क्या होता है आरबीआई भी जो है एज लोन लेता है किससे, कमर्शियल बैंक से। आरबीआई भी कभी पैसा लेता है या कमर्शियल बैंक कुछ पैसा डिपॉजिट करवा देते हैं आरबीआई के पास और बदले में आरबीआई उनको क्या देता है, इंटरेस्ट कर देता है, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो अब एक्सेस अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो आरबीआई क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को भी अगर बढ़ा देता है तो रिवर्स रेपो रेट भी अगर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जितने और कमर्शियल बैंक्स हैं, पहले सिर्फ 2 कमर्शियल बैंक क्या कर रहे थे, सपोज कर लो अपना पैसा जो है कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा रहे थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने एक अच्छा रेट देना डिसाइड कर लिया, रिवर्स रेपो रेट देना डिसाइड कर लिया, तो और भी 2 बैंक्स के अलावा 4, 5, 6 बैंक और भी बैंक आ गए जो कि आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे बैंक जो है वो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं आरबीआई के पास, तो आरबीआई के पास जो है डिपॉजिट ज्यादा हो गई, तो उस केस में क्या होता है, सो कमर्शियल बैंक का ज्यादा लिक्विडिटी किसके पास चली जाती है, आरबीआई के पास से डिपॉजिट हो जाती है, और फिर जो लोन पब्लिक को देना है वो पैसा उनके पास क्या हो जाता है, लेस, कम हो जाता है, तो वो कम पैसा देंगे। अगर कम पैसा देंगे लोगों के पास कैश कम होगा, कैश कम होगा तो वो डिमांड भी आगे कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, कंट्रोल। इसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट आप अपने आप कर लोगे, डेफिशिएंट डिमांड वाला। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लेते हैं कि जब इकोनॉमी के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट, अब क्या होता है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, कई बार क्या होता है जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं वो आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच में लेन देन होता है, उसी को ओपन मार्केट सिक्योरिटी कहते हैं। ओपन मार्केट में हम अपनी सिक्योरिटीज को लेन देन करते हैं। कई बार आरबीआई जो है कुछ अपनी सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक के पास रख देते हैं और कई बार कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटी को आरबीआई को बेच देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमें एक्सेस डिमांड है तो एक्सेस डिमांड के केस में हम सारे पॉइंट्स एक्सेस डिमांड के ही डिस्कस कर रहे हैं बेटे, डेफिशिएंट डिमांड को आप खुद ही बना के लिखोगे, ठीक है, उसके ऑपोजिट जाते रहोगे तो यहाँ पे हमने लिखना है एक्सेस डिमांड के केस में क्या होगा, आरबीआई क्या करेगी, जो भी सिक्योरिटीज उसके पास है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं या कुछ और डिपॉजिट्स हैं, तो वो क्या करती है टाइम के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई कुछ डॉक्यूमेंट्स को सेल कर देती है, सिक्योरिटी सेल करती है कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, जब सेल करेगी तो कमर्शियल बैंक से लिक्विडिटी को क्या कर लेगी, सॉक कर लेगी, यानी कि वहां से पैसा आएगा, सेल किया तो बदले में पैसा तो देना ही पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, क्योंकि उसने क्या खरीदा है, सिक्योरिटीज खरीदी हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी किसके पास चलेगी, आरबीआई के पास। अब कमर्शियल बैंक के पास कैश जो है वो कम रह जाएगा जनरल पब्लिक को लोन देने के लिए। अब वो लोन क्या करेगी, थोड़ा सा कम कर देगी लोगों को देना। अब लोन कम होगा तो लोगों के पास कैश कम होगा, कैश कम होगा तो लोग ऑटोमेटिकली डिमांड कम कर देंगे, तो जो अभी तक एक्सेस डिमांड चल रहा था डिमांड कंट्रोल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द थर्ड फॉर्मूला ऑफ द गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए गवर्नमेंट इस तरह से भी डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, वो है फोर्थ CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। आपको ध्यान होगा कि बैंकिंग के चैप्टर में हमने किया था कि एक ऐसी रेशियो है जो कि जैसे अगर हमने कमर्शियल बैंक को लोन देना है पब्लिक को तो पहले डिपॉजिट में से कुछ % कट करके आरबीआई को भेजती है। ठीक है, आरबीआई को डिपॉजिट कराना होता है कुछ रिजर्व रेशियो या कुछ अपने पास भी रखना होता है, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो फिर एज ए लोन देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं CRR। तो आरबीआई क्या करती है, एक्सेस डिमांड के केस में CRR रेशियो को ही बढ़ा देते हैं। अगर ये 4% है या फिर अब 10% कर दिया तो हम कहेंगे कि CRR बढ़ गया। जब सभी कमर्शियल बैंक को जहाँ ज्यादा कट करके जो है CRR रखना पड़ेगा तो लोन के लिए जो अमाउंट देनी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम। जब लोन के लिए कम हो जाएगा, लोगों के पास पैसा धीरे धीरे कम पहुंचेगा, लोन के तौर पे हम उसको कम दे रहे हैं तो पैसा भी कम जाएगा, पैसा कम जाएगा तो लोग डिमांड भी कम करेंगे और जो एक्सेस डिमांड अभी तक हो रही थी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी और कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटे SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है कि हर एक गवर्नमेंट जो कमर्शियल बैंक है उसको कुछ रेशियो जो है CRR के अलावा कुछ अदर रिजर्व भी अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, एज ए लिक्विडिटी के बेस पे, ताकि उनके पास थोड़ा सा रिजर्व रहे।
तो उसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कुछ गोल्ड होगा, कुछ कैश होगा, कुछ इस तरह की चीजें जो है अपने पास थोड़ा सा स्पेयर उसको रखनी पड़ती हैं, उसी को बोलते हैं। तो अगर एक्सेस डिमांड है तो उस केस में आरबीआई करेगी कि डिसाइड कि जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसकी रेशियो को बढ़ा देगी, कि ज्यादा कमर्शियल बैंक को जो है रेशियो अपने पास रखनी पड़ेगी। जब CRR रेशियो, SLR रेशियो अगर हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो लोगों को कैश देने के लिए, लोगों को लोन देने के लिए जो पैसा है वो कम पड़ता है कमर्शियल बैंक के बाद, क्योंकि ज़्यादातर उनको इन्हीं रिजर्व्स को रखने में ही पैसा रखना पड़ता है। तो अगर गवर्नमेंट की स्कीम है, आरबीआई की स्कीम है कि उसने अगर ये रेशियो बढ़ा दी तो ज़्यादा तो उनको रिजर्व रखना पड़ेगा। लोन क्या करेंगे, कम देंगे। लोन कम देंगे तो लोगों के पास कैश कम पहुंचेगा। कैश कम पहुंचेगा तो डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे तो एक्सेस डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगी। जो ज़्यादा बढ़ी हुई डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटे मार्जिन रिक्वायरमेंट। हम साथ साथ में इन सब का मीनिंग भी कर रहे हैं, जो कि उस चैप्टर में हमने नहीं किया था क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं जाना, जस्ट इसका मीनिंग समझना है इन सभी पॉइंट्स का। फिर उसको हमने ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेना है कि कम करना होता है या ज़्यादा। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जब भी कोई लोन लेने के लिए बैंक के पास जाता है तो बैंक उनसे कुछ न कुछ जो है गिरवी रखवा लेते हैं। ठीक है, कुछ हम कहते हैं ना कि एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी उनको रखना पड़ता है। तो इसीलिए जो है वो जितना डिमांड करते हैं उतना सारे अमाउंट को लोन नहीं देते, उसमें से कुछ मार्जिन काट लेते हैं और बाकी जो रिमेनिंग है वो एज ए लोन दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रेशो है। जैसे कि 1 लाख रुपया है तो उसमें से 10,000 कट कर लिया, 90,000 का लोन दे दिया। तो इस तरह से तो जब भी गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड लगती है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का जो रेट है वो ज़्यादा कर देती है, यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा कट किया जाएगा। 10,000 की जगह पे 20,000 कट कर दिया जाएगा। पहले 90,000 का लोन जा रहा था, अब 20,000 कट कर देंगे 1 लाख में, तो कितने का लोन चला गया जनरल पब्लिक के पास? सिर्फ 80,000 का। यानी कि लोन क्या हो गया, कम हो गया देना। क्यों? क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट हमने बढ़ा दिया कि इतना तो है, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखना ही रखना है। ठीक है, तो लोन कम देंगे, सेम लोन कम देंगे, कैश कम जाएगा, कैश कम जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी लोगों की और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। उसके अलावा आता है 7th पॉइंट है मोरल प्रेशर। इज एक्सर्टेड बाय द आरबीआई। कई बार आरबीआई के प्रेशर की वजह से भी कमर्शियल बैंक जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर किसके ऊपर डालेगा? कमर्शियल बैंक के ऊपर। टू बी सिलेक्टिव एंड द स्ट्रिक्ट इन लीडिंग, यानी कि लैंडिंग द क्रेडिट, एंड व्हेन एडी needs to be curved to the correct the situation of excess and deflationary gap, यानी कि डिफिशिएंट डिमांड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोरल प्रेशर की वजह से भी क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स ऑटोमेटिकली जो है एक्सेस डिमांड को या डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ मोरल सजेशंस दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो उनकी सजेशंस, उनकी एडवाइस की वजह से, आरबीआई की एडवाइस की वजह से भी कमर्शियल बैंक ऑटोमेटिकली जो है वो ज्यादा लोन देना है या कम करना है उसको मैनेज कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली एक्सेस डिमांड भी कंट्रोल हो जाती है, डेफिशिएंट डिमांड भी कंट्रोल हो जाती है। इसको बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक के ऊपर। और नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग इज इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे कुछ रेशियो बना दी जाती है कमर्शियल बैंक्स की तरफ से कि हमने कितना लोन किसको देना है। हाउस होल्ड सेक्टर के लिए कितना लोन हमने प्रोवाइड करना है, अगर कोई बिजनेसमैन है तो उनको थोड़ा सा लोन हमने ज़्यादा देना है। तो इनके कुछ रेशियो डिसाइड कर दिया था, दैट इज कॉल्ड द क्रेडिट रैशनिंग, यानी कि क्रेडिट के रेशियो। ठीक है, तो अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड चल रही है तो हम ये लिमिट को क्या करेंगे, प्रिस्क्राइबिंग लिमिट, क्रेडिट लिमिट फॉर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जो हमें दे रखी है उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। यहाँ पे ये रेशियो का जो सिस्टम है यहाँ पे अब स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हमारे पास क्या है, एक्सेस डिमांड है। पहले तो हम नॉर्मली जितना है लोग मानते हैं उतना ही हम देते रहते हैं, लेकिन जब एक्सेसिव डिमांड हो रही है इकोनॉमी में, हर एक तरफ ज्यादा इन्फ्लेशन हो रखा है, तो गवर्नमेंट इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर देती है, दैट इज द क्रेडिट रैशनिंग। अब हाउस होल्ड वालों को कम देना है, थोड़ा बिजनेसमैन को थोड़ा सा ज्यादा देना है लोन, इस तरह से रैशनिंग सिस्टम जो वो कर देती है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो एक्सेस डिमांड है वो कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, तो हम एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं।
ये हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ना, हर एक पर्सन को एक जैसा लोन प्रोवाइड नहीं ना करेंगे, रेशियो वाइज प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल बैंक। तो इससे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाने से क्या होता है, क्रेडिट थोड़ा सा कम जाएगा, हाउस होल्ड वालों को तो कम जाएगा ना एटलीस्ट, और बिजनेस वालों को भी हम एक्सेस में नहीं देंगे, थोड़ा कंट्रोल में देंगे रेशियो वाइज। तो ऑटोमेटिकली जब लोन कम जाएगा तो लोगों के पास कैश कम होगा, कैश कम होगा तो डिमांड कम करेंगे, और एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, कंट्रोल। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं बेटे, मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू भी और फिजिकल पॉलिसी के थ्रू भी, जिससे कि ये सारे मेजर्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं जो कि इन डिमांड्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चाहे वो डेफिशिएंसी का केस हो या फिर एक्सेस डिमांड का केस हो। राइट बेटे, तो ये पोर्शन था बस हमारे इस चैप्टर के अंदर, तो वो आज हमने कवर कर लिया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो क्लोज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। ओके बेटे।